उत्तराखंड की क्लास में आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि जो आज हमारा उत्तराखंड में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का जो एमए थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि आज का जो पेपर आया है वो किस तरीके का है। निर्देशन एवं परामर्श इसका पेपर हुआ था और इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो आपको किस तरीके से करने चाहिए थे। इसे दो खंड में इन्होंने बांट रखा, खंड खा और खंड खा दे रखे हैं। इसमें जो प्रश्न है वो आपको नियमों के अनुसार ही उनका उत्तर देना है, यानी जितने प्रश्न है उन सभी का नहीं देना है, जितना कहा जाएगा जितने प्रश्नों का उतना ही। आप खंड का में 5 प्रश्न है और एक प्रश्न का आपको जब उत्तर देंगे तो आपको 19 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि शैक्षिक निर्देशन क्या है, इसके अर्थ बताइए और ये कितने प्रकार के होते हैं हमें ये भी बताना है। तीसरा क्वेश्चन, मार्गदर्शन और परामर्श में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यानी जो शिक्षक होते हैं या टीचर होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है मार्गदर्शन देने में और परामर्श यानी सलाह या सुझाव देने में। कक्षा में सीखने के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। वही कक्षा जो हमारा क्लास होता है उसका क्वेश्चन है इनका कि एक अच्छे परामर्शदाता के गुण कौन से होते हैं, यानी जो सलाहकार है जो आपको सलाह देते हैं उनके अंदर कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को भी यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। और वहीं 5वां क्वेश्चन है कि शैक्षिक मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक मार्गदर्शन के उद्देश्य बताइए। शैक्षिक मार्गदर्शन के पेपर को हमें बहुत ही संक्षेप में हल करना है। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से उन्होंने हमसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर पूछिए। ठीक है, इन 5 क्वेश्चन में से आपको मैं 2 क्वेश्चन का आंसर को, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर जो दे रखा है एक अच्छे परामर्शदाता के गुण को इसमें किस तरीके से करना चाहिए था कि जो सलाहकार होता है, ये सलाह देने वाला होता है यानी परामर्श देने वाला होता है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले उसमें ये गुण होना चाहिए कि जो वो सलाह दे रहा है, सलाह को हम परामर्श कहते हैं, तो परामर्श जो दाता यानी देने वाला के अंदर सबसे पहले तो उसे ये समझ होनी चाहिए कि जो वो सलाह देने जा रहा है, जो परामर्श देने जा रहा है, उस परामर्श से परामर्श प्राप्तकर्ता को, यानी जो परामर्श को ग्रहण करेगा, सलाह को लेगा, उसको उस परामर्श से कितना फ़ायदा है, यानी उस परामर्श को, उस सलाह को विश्लेषण करना आना चाहिए। खुद को किसको आना चाहिए, परामर्शदाता को। ये उसका पहला गुण हो गया कि वो है, उसे पता होना चाहिए कि जो वो परामर्श देने जा रहा है प्राप्तकर्ता को, उससे उसको कितना फ़ायदा होने वाला है। ये पहला गुण होना चाहिए उसमें। दूसरा गुण दोस्तों इस परामर्शदाता में ये होना चाहिए कि वह परामर्श जो वो सलाह दे रहा है वो उसको वर्तमान में तो समस्याओं से निपटने के लिए जो उसकी सलाह है, जो परामर्श है, वो काम करनी ही चाहिए। साथ ही वह सलाह उसके फ्यूचर यानी भविष्य में भी काम आनी चाहिए, उसके भविष्य के निर्माण के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए। तो दोस्तों इसके 2 गुण हो गए। पहला गुण ये हो गया कि उसको खुद ये समझ होनी चाहिए कि जो सलाह दे रहा है उससे उसका कितना भला होने वाला है, सलाह प्राप्त करने वाले को, और वहीं कि उसके भविष्य को उससे कितना फ़ायदा है। ये इसके 2 गुण हो गए। परामर्शदाता जो होता है दोस्तों उसमें दूरदृष्टता होनी चाहिए, यानी परामर्शदाता का तीसरा गुण क्या होना चाहिए कि वह बहुत दूरदृष्टता रखना चाहिए उसकी अपने सलाह से, उसके चारों तरफ क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट उसका आ सकता है जिसको वो सलाह दे रहा है। तो ये इसके इस तरीके के गुण है जो आपको लिखना चाहिए। इस तरीके से आप 3-4 गुण लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पर जिम्मेदारियों का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो परामर्शदाता है तो जब उसके अंदर ये अच्छे गुण हैं तो ऑटोमेटिक दोस्तों उसके अंदर ये जिम्मेदारियां भी खूबी से वो निभा सकता है। जब अच्छी परामर्श देगा तो उसको साथ ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसकी जो परामर्श है वो कितने लंबे समय तक कार्य करेगी, दोबारा देने की उसे ज़रूरत है। तो इस तरह की जिम्मेदारियां होना बहुत ज़रूरी है। परामर्शदाता के अंदर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अच्छे से बता सके। वहीं हम दूसरा क्वेश्चन, शैक्षिक निर्देशन का क्या अर्थ है और निर्देशन के प्रकार बताइए। हमें 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें से क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी। हमने यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन में दोस्तों 5 में से हमने पहला कर लिया कि परामर्शदाता में क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब शैक्षिक निर्देशन में हम देख रहे हैं कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ बताइए। तो शैक्षिक निर्देशन का अर्थ ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं वो शैक्षिक निर्देशन का अर्थ है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं जैसे कि विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित कौन कर रहा है, ये एक टीचर करता है। तो यहाँ पर हम शैक्षिक निर्देशन से शैक्षिक निर्देशन में शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यार्थियों को
तौर तरीके, जो प्रक्रियाओं को, जो पद्धतियों को अपनाने के लिए निर्देशन के माध्यम से शिक्षक जो बताते हैं वो सब शैक्षिक निर्देशन कहलाते हैं। अब यहाँ पर पूछ लिया गया है कि शैक्षिक निर्देशन के प्रकार बताइए। तो ये सारे के सारे जो प्रक्रियाएं हैं जो शैक्षिक में डेवलप करती हैं, विद्यार्थियों को डेवलपमेंट करती हैं, उनको पूर्ण विकास करती हैं सभी तरीके से, तो वो सभी तरीके के प्रकार हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि शिक्षक से भी हम कह सकते हैं कि शिक्षक द्वारा सभी विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो उनको योजनाएं बताता है, पद्धति नियम बताता है, इन मेथड का उनको यूज करना चाहिए ताकि वो और प्रगति कर सकते हैं, उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सही के सारे शैक्षिक निर्देश। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व किए हैं। अब हम देखते हैं इसके खंड खा में कितने क्वेश्चन हैं और हमसे क्या पूछा जा रहा है। वही खंड खा में यहाँ पर हमें 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिसमें से हमें 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का इन्होंने निर्धारित किया है। तो हमें 8 प्रश्न में से 4 ही यहाँ पर। तो पहला इनका कि मार्गदर्शन की प्रकृति एवं अवधारणा का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एक कुशल परामर्शदाता के गुण का वर्णन कीजिए। तीसरा है स्कूली बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याओं के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी जो व्यवहार में स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनकी क्या समस्याएं आती हैं, उनके बारे में उनके हमको यहाँ वर्णन करना है, स्पष्टता देनी है, या हम कह सकते हैं हमें यहाँ पर एक टिप्पणी देनी है। और क्वेश्चन है कि समूह का मतलब तो आप समझते ही हैं, पूरा ग्रुप होता है, या हम कह सकते हैं ये किसी विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं या किसी क्लास के सभी छात्र छात्राएं, इस तरीके की भी हम समझ सकते हैं, ये एक तरह का समूह है। आगे हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन है कि परामर्श प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों का विवरण दीजिए। यानी जो परामर्श है, जो सलाह सुझाव है, उसके हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण चरणों यानी क्रमबद्ध तरीके से हमें यहाँ पर कुछ नियमावली बतानी है परामर्श प्रक्रिया की। और वही 6 क्वेश्चन है मार्गदर्शन और परामर्श के बीच हमें 5 अंतर बताना है। यानी मार्गदर्शन और परामर्श यानी सलाह सुझाव में और मार्गदर्शन में 5 अंतर क्या है वो हमें बताने हैं। वही 7वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन के प्रमुख क्षेत्र पर संक्षिप्त नोट्स लिखिए। हमें क्या लिखना है? व्यक्तिगत मार्गदर्शन के प्रमुख क्षेत्र पर, यानी किसी सिंगल व्यक्तियों को जो आप उसका मार्गदर्शन करते हैं तो उसके बारे में हमें यहाँ पर एक टिप्पणी लिखनी है। और 8वां क्वेश्चन है कि समूह परामर्श और व्यक्तिगत परामर्श के बीच अंतर क्या है। यहाँ पर दोस्तों हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से हम 4 क्वेश्चन को संक्षेप में, क्योंकि यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न है, सॉल्व करेंगे ताकि क्लास भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, एक कुशल परामर्शदाता के गुणों का वर्णन कीजिए। कुशल यानी एक अच्छे परामर्शदाता के गुण के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं एक अच्छा परामर्शदाता दूरदृष्टता रखता होगा, वो बहुत अच्छे से जानता है कि जो उसके द्वारा सुझाव सलाह दी जा रही है वो कितना फलवंत होगी, हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके के गुण की बात की गई, वो ये जानता है कि मेरी सलाह से किसी भी विद्यार्थी या जिस व्यक्ति को वो सलाह दे रहा है उसके जीवन में वह सलाह कार्य करेगी और परिवर्तन आएगा, यानी वह उन्नति की ओर बढ़ेगा उसके सलाह सुझाव से। इस तरीके के उसके एक कुशल परामर्शदाता के गुण होते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। परामर्श प्रक्रिया, तो यानी जो हमारी परामर्श प्रक्रिया है, यानी हम कह सकते हैं जो सलाह और सुझाव की प्रक्रिया है, इसके बारे में पूछ रहा है वो कि यहाँ महत्वपूर्ण चरणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो परामर्शदाता है, सबसे पहले महत्वपूर्ण ये बनता है कि उसको करना ये चाहिए कि अपनी सलाह परामर्श देने से पहले, जैसे मान लीजिए एक मुख्य अध्यापक है, उसको छात्रों पर कोई भी सलाह सुझाव देने से पहले जो उसके अपने स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनके साथ में एक बार अपने सुझाव को सलाह पर बात रखने के लिए सभी से कहना चाहिए कि जो मेरे द्वारा सुझाव है, सलाह, इस पर आप अपनी अपनी भी सलाह या फिर हम कह सकते हैं अपना अपना भी आप परामर्श दीजिए। तो ये प्रथम चरण हो गया कि जिनको हमें सुझाव देना है शिक्षक को, उनको डायरेक्ट ना देकर पहले उसका विश्लेषण कर लेना चाहिए। तो ये प्रथम चरण हो गया। और फिर शिक्षकों को भी ये चाहिए कि उसमें क्या खूबियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, उसमें क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। तो ये दूसरा चरण हो गया। और तब मुख्य अध्यापक को उस परामर्श को छात्रों छात्राओं तक उनको देना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए छात्र छात्राओं को। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मार्गदर्शन और परामर्श के बीच कोई हमें 5 अंतर बताने हैं। तो मार्गदर्शन दोस्तों वह होता है जो आपकी शुरुआत से लेकर अंतिम तक आपके साथ रहता है,
तो वो आपका मार्गदर्शन कहलाता है। यानी आपकी कोई वर्तमान में समस्या चल रही है, तो आपकी वर्तमान की समस्या को दूर करने के साथ साथ आपके भविष्य के लिए भी परियोजना योजनाएं बनाकर कार्य करना, वो आपका मार्गदर्शन कहलाता है। और सलाह एक प्रकार की दोस्तों एक निश्चित समय में दी जाती है। यानी कभी भी आपने किसी से सलाह ली, किसी एक समय पे किसी एक परेशानी को लेके, किसी एक समस्या को लेके, उसके निदान के लिए किसी परामर्शदाता से, तो वो एक समय के लिए किसी एक समस्या के लिए आप परामर्श लेते हैं। लेकिन मार्गदर्शन आपके सदैव समस्या को ख़त्म करता है और आपके भविष्य के लिए भी हमेशा तत्पर रहता है आपका मार्गदर्शन। तो आपको मार्गदर्शन और यहाँ पर परामर्श जो यहाँ पर अंतर बताए गए हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना चाहिए। वहीं तो आपको ये भी याद रखना है कि मार्गदर्शन है जो, वो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाता है और आपके सदैव साथ रहता है। और परामर्श दोस्तों जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है अलग अलग विचारों पे, अलग अलग समस्याओं पे, तब आप एक तरह की परामर्श लेते हैं। तो इस तरीके से आपको हमको यहाँ पर 5 अंतर बता देने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि समूह परामर्श और व्यक्तिगत परामर्श के बीच हमें अंतर बताना है। यानी हमें परामर्श के बारे में यहाँ बताना है, लेकिन हमें समूह परामर्श और व्यक्तिगत परामर्श के बीच में क्या अंतर है ये बताना है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी एक शिक्षक द्वारा समस्त क्लास के छात्र छात्राओं को कोई परामर्श देना, ये समूह परामर्श कहलाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी कंपनी के समस्त कर्मचारियों को, उच्च अधिकारी जो कर्मचारी है उसका, वो सभी को परामर्श देता है। तो ये समूह परामर्श है, किसी एक समय पर और सभी कर्मचारियों को या सभी बच्चों को एक ही समय पे परामर्श देना क्या हो गया, हमारा समूह परामर्श हो गया। अब आया हमारा व्यक्तिगत परामर्श क्या है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं किसी शिक्षक द्वारा किसी एक व्यक्ति या फिर एक विद्यार्थी को, या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी एक व्यक्ति को एकांत में एक समय पर सुझाव देना, सलाह देना व्यक्तिगत परामर्श कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते किसी शिक्षक द्वारा क्लास के किसी एक विद्यार्थी को एकांत में एक समय पर सुझाव या परामर्श देना या सलाह देना व्यक्तिगत परामर्श कहलाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास में हमने जाना कि जो निर्देशन और परामर्श की जो हमारी क्लास रही, जो हमारी किताब थी, तो उससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, तो इस तरीके से दोस्तों हमें सरल तरीके से और बहुत ही बढ़िया से राइटिंग बनाते हुए लिखना चाहिए, ताकि हमारे अच्छे से नंबर आ सकें। नमस्कार।